नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शॉर्ट ट्रिक्स मास्टर। शॉर्ट ट्रिक्स मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम 15 क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करेंगे और ये 15 क्वेश्चन 15 मिनट में आप लोग याद कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए महा स्नानागार, ऑप्शन बी टावर, ऑप्शन सी महल, ऑप्शन डी मंदिर। तो मोहनजोदड़ो बहुत पुरानी संस्कृति सभ्यता है। इसमें मंदिर महल ये तो ऑप्शन से याद है कि नहीं हो पाता है। टावर ये भी नहीं होगा, तो अनुमानतः महास्नानागार हम लोग कर सकते हैं। आंसर है महास्नानागार। ये देखिए, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, महास्नानागार बहुत बड़ा है और ये संरचना जो है मोहनजोदड़ो में मिली हुई है। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का टीला, अर्थात मुर्दों जहाँ गाड़े जाते थे उनका टीला, जिसको मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। बहुत पुराना है एवं बहुत ही उत्कृष्ट है, अच्छा है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर अब से सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1921 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियाँ और मोहरें आदि मिली हैं। पिछले 100 वर्षों में अब तक इस शहर के 1/3 भाग की ही खुदाई हो सकी है और अब वह भी बंद हो चुकी है। माना जाता है कि यह शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था तथा इसमें जलकुंड भी हुआ करता था। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। उस समय भारत था, लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। नेक्स्ट, मुगल राजवंश का इतिहास। प्रश्न 2, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? मुगल राजवंश से संबंधित था खिज्र खान। तो उसमें कई राजा आए, इनमें ऑप्शन दिया है। पहला है ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश, डी शाह वंश। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि खिज्र खां खिजिया गए हैं, जैसे बिल्ली होती है ना तो वो खिजिया जाती है, तो उसको बोलते हैं खिज्र। तो खिज्र खान खिजिया करके सैयद दा के पास गए, सैयद दादा के पास गए। तो इसका ऑप्शन होगा सैयद वंश, राइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सैयद वंश अथवा सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक रहा। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना। सैयद वंश के तृतीय बादशाह मोहम्मद शाह का मकबरा। यह परिवार सैयद अथवा मोहम्मद के वंशज माने जाते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न 3, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1700, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 1800। इसका ऑप्शन बी सही है, 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक अंग्रेजी और बाद में ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। यानी कि पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक अंग्रेजों की कंपनी थी, लेकिन बाद में ये ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में सामने आई, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और 1847 में बंद हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, शेरशाह सूरी के समय में तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो बनाया गया था वो है। अकबर ने कई इमारतें बनवाई, शाहजहां ने भी मकबरे बनवाए हैं, अकबर ने भी मकबरे बनवाए हैं। अलाउद्दीन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढलवाया था। आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। आप देख रहे होंगे इस प्रकार के सिक्के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारत में प्रथम बार ढाला गया। अलाउद्दीन खिलजी वास्तविक नाम था इसका अली गुरशाप। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर मध्य भारत तक, हमारे जम्मू कश्मीर है, नीचे तक है, दिल्ली है, और राजस्थान के छोटे एरिया तक, यानी उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 वर्षों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। इतना बड़ा अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन डी प्रजापति। देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, धार मतलब मार, तो धार के राजा भोज, तो धार यानी परमार। आंसर इज ए। परमार या पवार ये मध्यकालीन भारत का एक क्षत्रिय राजवंश था। इस राजवंश का अधिकार धार, मालवा, उज्जैनी, आबू पर्वत और सिंधु के निकट अमरकोट आदि राज्यों तक था। लगभग संपूर्ण पश्चिम भारत क्षेत्र में परमार वंश का साम्राज्य था। ये 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। नेक्स्ट,
किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी? INA, इंडियन नेशनल आर्मी। ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। ये आप देख रहे होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आर्मी को लीड कर रहे हैं। ये ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या INA, इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इस सेना के संगठन में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट प्रश्न, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये आप देख रहे होंगे चित्र में, स्वाभिमान आंदोलन। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका उत्तर है रामास्वामी नायकर, सी। ये आप देख रहे हैं चित्र में, रामास्वामी नायकर हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार इनका पूरा नाम था, जिन्हें पेरियार, इनका तमिल में अर्थ होता है पेरियार का सम्मानित व्यक्ति, को पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता थे जो दलित, शोषित व गरीबों के उत्थान के लिए कार्यरत थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? कई जगह पर 1857 की क्रांति कहा जाता है, इसको फर्स्ट क्रांति कहा जाता है देश के लिए। उसमें पूछा गया है राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया, तो ये कहाँ से थे? नंबर 1 ऑप्शन ए नारनौल रेवाड़ी, ऑप्शन बी रोहतक जींद, ऑप्शन सी कैथल कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी हिसार सिरसा। आंसर है ऑप्शन ए नारनौल रेवाड़ी। आप देख रहे हो, ऊपर देख रहे होंगे नारनौल रेवाड़ी, यानी और इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी तुलाराम। तो नारनौल रेवाड़ी, रेवड़ियों को नाल पर रखकर तोला है। कब? स्वाधीनता संग्राम में। शॉर्ट ट्रिक वास्तविक नहीं होती हैं, केवल याद करने का एक तरीका मात्र है। तो नारनौल रेवड़ी जो है बांटी गई हैं, तौल तौल कर बांटी गई हैं 1857 की स्वाधीनता संग्राम में। एक्सप्लेनेशन है, उत्तर भारत के हरियाणा राज्य में स्थित नरौल एक ऐतिहासिक स्थल है जो सन 1857 में अंग्रेजों और रेवाड़ी के रावा तुलाराम के बीच हुई महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए जाना जाता है। यह वो दौर था जब पहली बार अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना भारत के वीर सपूतों द्वारा बड़े स्तर पर किया गया था, जिसकी गूंज इंग्लैंड तक पहुंची थी। यही इंपॉर्टेंट है, इसकी गूंज इंग्लैंड तक पहुंची थी, इसलिए रावा तुलाराम बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। नेक्स्ट, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। ये गांधी जी ने कहा था, जब गांधी जी कहते थे सर्वधर्म एक है, कोई भी जाति, और हिंदू में कोई भी जाति, मुस्लिम में कोई भी जाति, सिख ईसाई में कोई भी जाति, वो सब एक ही है, कोई अलग वर्ण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, कलाम ए निरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? याद रखिएगा, कविताओं का संकलन है ये। ऑप्शन ए सैयद गुलाम भक्त, ऑप्शन बी मुरारी लाल शर्मा, ऑप्शन सी अलमा मोहम्मद, ऑप्शन डी अल्ताफ हुसैन हाली। तो इसका आंसर होगा ए सैयद गुलाम भक्त। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं कि कलम ए निरंग, कलाम ए निरंग किसके द्वारा लिखी कविताएं? तो कलाम ए निरंग कलम से लिखी गई है और निरंग हो गई है। तो सैयद जो गुलाम थे उन्होंने इसको लिखा था। एक निरंग, कलाम ए निरंग, यानी बिना रंग की कलम से। आप सोचिए, आप बिना रंग की कलम से कैसे लिखेंगे? तो कौन लिख सकता है? गुलाम भक्त, सैयद गुलाम भक्त। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सैयद गुलाम बेग नायरंग एक प्रतिष्ठित ये वकील थे, कवि और पाकिस्तान आंदोलन के नेता थे। वह 1938 से 1942 तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के उपनेता भी रहे और अप्रैल 1950 में पाकिस्तान की संविधान सभा में नियुक्त किए गए थे। इसलिए ये सैयद गुलाम भक्त इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो पर्वतीय श्रेणी बहुत सारी हैं। हम लोग डोडा बेटा की बात करते हैं तो डोडा बेटा दक्षिण में है, भारत के दक्षिण राज्यों में। इसके ऑप्शन में है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी कार्डमम पहाड़ियाँ, सी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, डी नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियाँ। आप देख रहे होंगे नीला इसको बनाया गया है क्योंकि ये पहाड़ियों पर ऊपर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों पर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक
स्थल है। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वतीय स्थल हैं जो इसे उपयुक्त पर्यटन केंद्र बनाते हैं। इसका सर्वप्रथम उल्लेख सिलप्पदीकारम में मिलता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में भी आता है। ये एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के तीनों राज्यों में स्थित है, तो वो है नीलगिरी पहाड़ी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो छोटा बहुत छोटा छोटा होगा, तो छोटा छोटा कह देते हैं हम लोग, यार लाखों उसमें वो है ना पार्ट्स, तो लाखों पार्ट्स या लाखों द्वीप हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है लाखों द्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश में लाखों द्वीप हैं। लाखों द्वीप मीन्स लक्षद्वीप, आप देख रहे होंगे चित्र में ये द्वीप हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक यही होगी कि लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लक्षद्वीप भारत की दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, यानी द्वीपों का समूह है। अब द्वीप क्या होता है? द्वीप एक ऐसी स्थलाकृति होती है जो चारों ओर से सराउंडेड बाय वाटर, पानी से घिरी हुई होती है। पहले इन द्वीपों को लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता। कैसा दिखाई पड़ता? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी भूरा, ऑप्शन डी उजाला। देखिए, नीला तो अभी जब हम लोग ऊपर आकाश में जाते हैं तो वहाँ से पृथ्वी को देखते हैं जब दिन का समय होता है, तो पानी कैसा दिखाई देता है? नीला। भूरा नहीं होता है, उजाला नहीं होता है, इसका ऑप्शन बी काला, सॉरी यहाँ काला गलत लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है इसका, काला दिखाई देता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए, यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। बी, उनका स्थानीय नाम स्विस है। सी, यह एक अन्य प्रजाति है। डी, उपरोक्त सभी। नदी डॉल्फिन, तो नदी डॉल्फिन का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। इनका स्थानीय नाम स्विस है और ये अन्य प्रकार की है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। बिल्कुल, गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है जिसकी ग्रहण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोगों को अगर और भी इस तरह की स्लाइड्स में अच्छे प्रेजेंटेशन या वीडियोस लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी इसी टाइप की बनाएं। धन्यवाद।